टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी और इनको एक चार्टर एक्ट के तहत जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी, इनको 15 सालों के लिए ट्रेड राइट ग्रांट किया था, 15 ईयर्स के लिए। द कंपनी हैड राइट टू ट्रेड अंडर चार्टर ग्रांटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑन 31 दिसंबर 1600 फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। उसके बाद क्या हुआ, इस चार्टर को फिर से 1609 में रिवाइज किया गया और जो ट्रेड राइट है वो इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है ना। यहाँ पे जो EIC है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद में consequences of बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 एंड बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 डिसाइडेड द फॉर्चून ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। तो प्लासी का युद्ध हुआ, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत कसर था वो जो बक्सर का युद्ध हुआ उसमें पूरा हो गया और ये पता चल गया कि जो अंग्रेज़ हैं ये लंबे रेस के घोड़े होने वाले हैं और यहीं यहाँ पे शासन व्यवस्था संभालेंगे। उसके बाद में जब बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, इनको यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इनको दीवानी राइट दिया गया। इनको दीवानी राइट दिया गया कहाँ का, बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का। जब दीवानी राइट दिया गया तो मतलब कि उनको टैक्स वसूलने का पावर हो गया और टैक्स वसूलने का पावर हो गया तो इकोनॉमिकली दे बिकेम स्ट्रॉन्ग, और जब इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए तो बाकी चीज़ अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद में 1757 का जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, या जिसको बोल देंगे फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ, 1858 में जो क्राउन है, यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी इंग्लैंड की, वो डायरेक्ट जो यहाँ की शासन व्यवस्था को संभाला ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो है कंपनी रूल है और दूसरा है कि क्राउन रूल है। तो कंपनी रूल में जो भी डेवलपमेंट हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के, उसको नॉर्मली हम 1773 से लेकर के 1858 तक देखेंगे और क्राउन रूल को 1858 से लेकर के 1947 देखेंगे। ये जो भी रूल्स रेगुलेशन इस पीरियड में बने और जब फाइनली हमारा जब संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ये रूल्स रेगुलेशन काफ़ी हद तक एक फ्रेमवर्क साबित हुए और काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो चलिए आज इस वीडियो में नॉर्मली हम चर्चा करेंगे द कंपनी रूल, दैट इज़ 1773 टू 1858 के बीच में जो भी रूल्स रेगुलेशन है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 का, ठीक है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, उसके बाद में चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट देखिए यहाँ पे 1793 में आया, उसके फिर आफ्टर 20 ईयर्स 1813 में आया, फिर आफ्टर 20 ईयर्स ये आया 1833 में, फिर आफ्टर 20 ईयर्स 1853 में आया। तो यहाँ पे जो चार्टर एक्ट है 1 2 3 4 ये 20 ईयर्स के इंटरवल पे ये आते रहे। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट्स ऑफ 1773, इसका जो मेन पॉइंट क्या है, इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल, यहाँ जीजी का मतलब है फर्स्ट गवर्नर जनरल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके। उसके बाद में क्या हुआ, जो बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थी बिकेम सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था गवर्नर के अधीन में, ये बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसके अधीन में बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी को भी कर दिया गया। तो ये दो महत्वपूर्ण चेंजेज हुए थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट में 4 जज थे, 1+3, यानी कि एक चीफ जस्टिस था, बाकी अनजजेस थे। और जो चीफ जस्टिस फर्स्ट था इस सुप्रीम कोर्ट का, वो थे सर एलिजा इम्पे। ओके। उसके बाद में इस एक्ट में और इस एक्ट की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, प्रोहिबिटेड द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स। तो इसको क्या है कि अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकते थे, जो भी एम्प्लॉय थे, जो भी सर्वेंट थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको जो अपना प्राइवेट व्यापार करने से उनको मना किया गया इस एक्ट के तहत। और कोई भी प्रेजेंट, कोई भी गिफ्ट, कोई भी ब्राइब लेना भी वो भी इलीगल घोषित कर दिया गया।
उसके बाद में स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी, इट वाज कंपल्सरी फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं, टू रिपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट रिगार्डिंग इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। तो इसमें क्या है कि इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो कंपनी है मनमानी नहीं कर सकती थी, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठा दिया गया जो कि सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी हो रहा है रिलेटेड टू रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स, वो सारी चीज़ों को रिपोर्ट करती थी वहाँ पे। तो इस तरह से उन पे एक लगाम लगाने का काम किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। उसके बाद में आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, इसमें अमेंड किया गया, ठीक है ना। और इसमें क्या अमेंड किया, नॉर्मली जो भी गवर्नर जनरल का जो ऑफिस था या जो भी इम्प्लाई थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उनके जो ऑफिशियल मैटर होते थे उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, उनका अपना रूल्स रेगुलेशन होगा, मतलब रिलेटेड टू ऑफिशियल मैटर, नॉट मतलब पर्सनल मैटर, ठीक है ना। उसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, ठीक है ना, और इस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट की शुरुआत पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें देखिए जो डबल गवर्नमेंट कैसे हुआ, तो इसमें दो चीज़ें बनाया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी इसको बोलते हैं, और सेकेंड वाला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो चीज़ें बनाई गई। अब देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या काम थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के क्या काम थे। तो देखिए कंट्रोल से आप ध्यान रखिए कि जो टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, ऐसे भी देखिए जो पॉलिटिकल चीज़ें होती है, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो गवर्नमेंट में आती है। आज के दौर में जब गवर्नमेंट बनाती है तो क्या कंट्रोल करने का काम करती है, तो इससे कंट्रोल से याद रखें कि टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम था, जो भी पॉलिटिकल अफेयर्स था उसको मैनेज करना था, किसी के साथ कैसे रिलेशंस होंगे, किसी प्रिंसली स्टेट के साथ में कहाँ पे अटैक करना है, किससे क्या दोस्ती करनी है, तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था, ये कमर्शियल अफेयर्स को देखते थे। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी ध्यान रख सकते हैं, आज भी किसी कंपनी को मैनेज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है, यानी कि जो कमर्शियल अफेयर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। तो उस समय भी ऐसे था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कमर्शियल अफेयर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया कॉल्ड ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, ठीक है ना। तो ब्रिटिश जो भी टेरिटरी थे इस ईस्ट इंडिया कंपनी के, इनको ब्रिटिश पोसेशन इन इंडिया कहा जाने लगा। उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो भले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी, लेकिन ओवरऑल जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। उसके बाद में आते हैं एक्ट ऑफ 1786। एक्ट ऑफ 1786, इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस इस समय गवर्नर जनरल बनाए गए और उनकी ही डिमांड पे इसमें चेंजेस, इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया उनकी डिमांड को। ऑन हिज डिमांड फॉलोइंग वाज इनकॉर्पोरेटेड। क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया गया, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैड द पावर टू ओवर रूल द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। तो काउंसिल के डिसीजन को ओवर रूल करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दिया गया। तो इस तरह से देखा जाए तो गवर्नर जनरल और पावरफुल हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ऑल्सो एक्टेड द सीन से, मतलब कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ क्या होता है, मिलिट्री चीफ होता है। तो इस तरह से और पावरफुल हो गया। उसके बाद में हम आते हैं चार्टर एक्ट की तरह। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, इसमें क्या है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी फॉर 20 ईयर्स। तो इसमें क्या है कि कंपनी को और 20 साल के लिए व्यापार का एक अधिकार दे दिया गया, तो 20 ईयर्स के लिए। उसके बाद में मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके जो भी मेंबर्स थे और उसके स्टाफ थे, तो उनका जो पेमेंट है इंडियन रेवेन्यू से होगा। उसके बाद में जब 1793 के बाद में फिर आफ्टर 20 ईयर्स चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया। जब चार्टर ऑफ 1830 आया तो आप देखिए, अभी चार्टर ऑफ 1793 में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि यहाँ पे उनको 20 ईयर्स के लिए ट्रेड मोनोपोली दे दिया गया। और जब हम यहाँ पे आते हैं 1830 में, तो ये ट्रेड मोनोपोली था, इसको ख़त्म कर दिया गया। और लेकिन
ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दिया गया और जो भी है इंडियन मार्केट है वो ब्रिटिश मर्चेंट्स के लिए, यानी कि वहाँ की आम पब्लिक भी यहाँ पे व्यापार कर सकती थी। लेकिन ये जो ट्रेड मोनोपोली है ये दो चीज़ों में ख़त्म नहीं किया गया, टी और ट्रेड विद चाइना, मतलब कि चाय और चीन के साथ में व्यापार को ख़त्म इनका एकाधिकार रहा ईस्ट इंडिया कंपनी का, बाकी चीज़ों से एकाधिकार ख़त्म कर दिए गए। ठीक है। उसके बाद में क्रिश्चियन मिशनरी को भी अलाउ किया गया कि यहाँ पे आकर के अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, और वेस्टर्न एजुकेशन का दरवाज़ा खुला इस एक्ट के तहत, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उसके बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखते हैं। इसमें जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड दियर स्टाफ वेयर, ये वाला पॉइंट गलत है, मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड दियर स्टाफ आर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। तो ये 1793 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत किया गया था। ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब चलिए फिर से शुरू करते हैं। ट्राइड फॉर ओपन कंपटीशन विच इंक्लूडेड इंडियन टू बट एबॉलिश ड्यू टू द ओपोजिशन। तो यहाँ पे ओपन कंपटीशन की शुरुआत करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश सही नहीं हो पाया, वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसने इससे मना कर दिया। उसके बाद में आते हैं लास्ट चार्टर एक्ट आता है। अब देखिए 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत क्या हुआ, जो इनका ट्रेड मोनोपोली था, इनका जो ट्रेड मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और इनका काम अब प्रशासन देखना रह गया, इनका काम अब व्यापार करना नहीं रह गया था। ठीक है ना। उसके बाद में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 देखते हैं। सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो भी थे इनको सेपरेट कर दिया गया, इनको अलग अलग कर दिया गया। और इस समय क्या हुआ, इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर इंडियंस टू। ठीक है ना, इंडियंस के लिए भी ओपन कंपटीशन सिस्टम इन्होंने लागू किया। ओपन द डोर फर्स्ट टाइम फॉर लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल था सेंटर का, उसमें लोकल्स रिप्रेजेंटेशन की शुरुआत की गई चार्टर एक्ट 1853 के तहत। नेक्स्ट वीडियो में हम क्राउन रूल को कवर करेंगे, जो कि 1858 से लेकर के 1947 तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।